हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र के बारे में बात करेंगे। क्लास सबसे पहले बात ये आती है चोल राज्य के बारे में। यदि हम बात करते हैं तो चोल राज्य की स्थापना कहाँ पर होती है। भारत में चोल राज्य का जो पूरा का पूरा विस्तार है वह किस क्षेत्र में मिल जाता है, कहाँ कहाँ पर मिल जाता है और किस समय के दौरान इनका राज्य की स्थापना होती है। यदि इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले बात तो ये आता है कि चोल जो राज्य था, चोल जो राज्य की स्थापना की गई थी, ये 9 सदी से लेकर के ये 13वीं सदी के बीच में इनकी स्थापना की गई थी। ऐसे देखा जाए चोलों के बारे में तो यह एक टाइप से देखा जाए तो ये हिंदू राजा थे। यह हिंदू राजा थे, मतलब कि कह सकते हो कि ये भारत के ही राजा थे। इनका जो साम्राज्य था वो भारत के दक्षिण में बड़े स्केल पर देखने को मिल गया था। इनका शासनकाल देखा जाए तो भारत के बड़े से क्षेत्र में देखने को हमें मिल जाता है। क्लास इसी में आगे कहता है, क्लास क्या इसी में थोड़ा सा आगे देखते हैं तो कहता है यहाँ पर आगे क्या कहता है कि उरियूर से तंजावुर तक, मतलब कि इनका जो शासन था वो कहाँ से था। इनका था उरियूर से लेकर के तंजावुर तक इनका शासन देखने को मिल जाता है। यदि आप देखेंगे इसके बारे में तो ये रहा आपका तंजावुर, ये रहा आपका तंजावुर और उरियूर के बारे में यहाँ पर नहीं बताया गया है। तो यहाँ से बड़े से क्षेत्र में इनका शासन देखने को मिल जाता है। बाद में इन लोगों ने चालुक्य को भी अपने शासन के अंदर शामिल कर लिया था और फिर बड़े स्केल पर इसको अपने राज्य के अंदर दबदबा के तौर पर स्थापित किया था। क्लास कहता है आगे क्या कहता है कि चोल वंश सत्ता में कैसे आए। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही आता है कि चोल वंश सत्ता में किस प्रकार से आता है। जब बात आती है चोल वंश के बारे में तो कोई भी शासन स्थापना यदि होती है या किसी भी जगह पर इस प्रकार की स्थापना देखने को मिल जाती है तो बात यह आता है कि इनके स्थापना करने के पीछे किनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है, ये सबसे बड़ी बात आती है। और यहाँ पर किस प्रकार की भाषाएं बोली गई थी, कौन कौन से लोगों ने इसके साम्राज्य की स्थापना की थी, ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ जाती है। तो क्लास यदि बात करते हैं चोल वंश के सत्ता में कैसे आया तो क्लास देखो कहता है क्या कहता है कि कावेरी डेल्टा में मुडिरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटा से मुखिया परिवार की सत्ता थी। मतलब कि देखा जाए साउथ इंडिया के आसपास के क्षेत्र में तो यहाँ पर इस पूरे इलाके के अंदर शुरुआती टाइम में किसका राज्य था। तो यहाँ पर था एक छोटे से परिवार का, जिसे कहते हैं मुड्रियार कहते हैं। क्या कहते हैं? मुड्रियार कहते हैं। इनका शासन था। जब बात करते हैं इनके शासन के बाद तो कहता है कि वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। मातहत का मतलब होता है उनके अंदर रह करके काम करना। कहता है उरियार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुड्रियारों को हरा दिया और इस डेल्टा पर कब्जा जमा लिया। वहां तंजावुर शहर और निशुंभी सुदिनी देवी का मंदिर बनवाने का काम किया। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आप क्या सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आएगा यहाँ पर आगे कि उरी उरी या फिर चोल वंश हम बात करते हैं यहाँ पर तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि चोल वंश की स्थापना किसने की थी। इसकी जो स्थापना थी उसका स्थापना विजय आले ने किया था। किसने किया था? विजय याले ने इसकी स्थापना की थी। विजय आले ने जब यहाँ पर स्थापना किया तो स्थापना के बाद उसने कौन कौन से काम किए, तो इसने दो काम किए। पहला इसने तंजावुर तंजावुर शहर की स्थापना की और दूसरा इसने जो स्थापना की वह निशु मब्यूद्दीनी मब्यूद्दीनी देवी की स्थापना की थी। इसने दो काम शुरुआती टाइम में किया। इसके बाद विजयालय ने उत्तराधिकारियों ने जो उनके पड़ोसी या सॉरी उनके जो बेटे थे, जैसे कि उनके बेटे की यदि हम बात करते हैं तो इसमें कई सारे उनके बेटे थे जिन लोगों ने मिलकर के 400 सालों तक इनका शासन किया था। जिसमें से सबसे प्रमुख थे राजराज प्रथम थे। इसके साथ चोल थे। इनके सॉरी चोल में कुछ और भी महान राजा आए थे जिन्होंने इसके साम्राज्य की स्थापना की। राजेंद्र चोल तृतीय थे। ऐसे लोगों ने इनके साम्राज्य को और बढ़ावा देने का काम किया। इन लोगों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल पे मिला लिया, जिससे कि उनके शक्ति को बढ़ा और दोनों ही रूप में उनका शक्ति और भी बढ़ता गया।
दक्षिण और उत्तर के पांड्य और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। मतलब ये होता है, थोड़ा सा यदि आप देखेंगे तो देखो कहता है क्या, पल्लव। तो पल्लव को भी बाद में जाकर के चोलों के अंदर ही मिला लिया गया था। फिर इसमें देखो क्लास कहता है क्या, दूसरा यदि देखा जाए तो इसमें एक और नाम लिया गया है जिसको हम कहते हैं क्या, पांड्य राजा कहते हैं। तो पल्लव और पांड्य, जो पांड्य थे वह इस जगह पर थे, तो यहाँ पर के लोगों को और यहाँ के लोगों को दोनों को ही यहाँ पर जो चोल शासक थे उन्होंने इसको अपने राज्य के अंदर बड़े स्केल पर मिला लिया था। कहते हैं कि राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, वह 985 ईस्वी में राजा बना और उसी ने इसमें ज्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। मतलब ये हुआ कि जैसे ही राजराज प्रथम शासक बनता है, राजा बनता है, राजा बनने के बाद उसने क्या किया, तो बड़े से क्षेत्र पर शासन की स्थापना करने का काम चालू कर दी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आती है कि राजराज प्रथम अपने गद्दी पर बैठता कब है, तो वो बैठता है 985 के टाइम में, वह गद्दी पर पूरी तरह से बैठ जाता है। जब वह इस प्रकार से यहाँ पर बैठता है, अपने शासन की स्थापना का काम चालू कर देता है, इसके आधार पर देखा जाए तो उसने साम्राज्य के प्रशासन का पुनर्गठन किया। अब देखो, साम्राज्य के प्रशासन का पुनर्गठन, पुनर्गठन का मतलब होता है कि यदि शासन करना है, यदि उसको बड़े से क्षेत्र के ऊपर शासन करना है, तो शासन करने के लिए यहाँ पर जो प्रशासन की स्थितियां थी उसको उसने दोबारा से सुधारने का काम किया, मतलब कि रिफॉर्म चालू कर दिया। जो भी गलतियां थी, समस्याएं थी, उसको खत्म किया गया और इसमें दोबारा से रिफॉर्म लाया गया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उनकी नीतियों को आगे बढ़ाया। उसने गंगा घाटी, श्रीलंका, दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र पर हमला किया और इस अभियान के लिए उसने एक जल सेना भी बनाने का काम चालू किया। तो बात यहाँ पर यह आती है कि राजा चोल राजा, ऐसा कौन सा चोल राजा था जिसने जल सेना की स्थापना की थी? तो जल सेना की स्थापना करने वाले जिस व्यक्ति का नाम था, उसका नाम था राज राज प्रथम नाम था, जिसने इस प्रकार के काम बड़े स्केल पर किए थे। क्लास यहाँ पे यदि हम बात करते हैं राजराज प्रथम के बाद, तो हमारा मेन पॉइंट आता है भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। मतलब कि इस समय इन लोगों ने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया और कांसा की मूर्तियों को स्थापित करने का काम चालू किया। कहता है कि राजराज और राजेंद्र प्रथम के द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगई कोलचोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार था। तो बात यहाँ पर यह आ जाती है कि चोल शासकों के द्वारा दो कौन कौन से काम किए गए, खास करके राजराज प्रथम के द्वारा और राजेंद्र प्रथम के द्वारा जो काम किए गए वो था तंजावुर का निर्माण, और दूसरा था गंगई कोंचोनपुरम का निर्माण, इनके द्वारा किया गया था। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाले बस्तियों के केंद्र बनाए गए थे, जैसे कि वहां पास एक पूरा शहर, तो शहरों के बीच बीच में ही इन्होंने अपने मंदिरों को बनाने का काम चालू किया था। ये जो शहर हुआ करते थे, इस शहरों के काफी सारे महत्व थे, जैसे कि देखा जाए तो इस समय शहरों का इस्तेमाल शिल्प उत्पादन के केंद्र के रूप में किया गया था। अगर शिल्प उत्पादन का मतलब क्या होता है, शिल्प उत्पादन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कौशल जानता है, तो उस कौशल का इस्तेमाल करके यह हाथों से हस्तशिल्प को बनाने का काम करता है, जिसे हम कहते हैं क्या, हस्तशिल्प को हम कहते हैं हैंडीक्राफ्ट कहते हैं। तो हैंडीक्राफ्ट को बताने का काम या बनाने का काम इनके द्वारा किया गया था, और वो खास करके चोलों की राजधानी और उनके मंदिरों के आसपास में बनाया गया था। यह मंदिर शासकों और अन्य लोगों के द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हुआ हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने का खर्च होती थी जो यहाँ पर मंदिर के निर्माण में या फिर मंदिर के अंदर काम करने के लिए आते थे। जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे, कौन कौन से ऐसे लोग थे, तो वो थे आपके पुरोहित थे, मालाकार थे, बावर्ची थे, मेहतर थे। ऐसे कुछ लोग के साथ साथ यहाँ पर संगीतकार थे, नर्तक थे, जैसे कुछ लोग इनके शासन के अंदर शामिल किए गए थे जो यहाँ पर काम करने के लिए आते थे। दूसरे शब्दों में बात करते हैं तो कहता है कि मंदिर सिर्फ पूजा आराधना का स्थान नहीं था, बल्कि ये आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी माने गए थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस राजा के समय में मंदिरों को आर्थिक,
सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के तौर पर माना गया, तो वो थे आपके चोल शासक के द्वारा माना गया था, चोल शासकों के द्वारा। कहता है कि मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्प में सबसे विशिष्ट था कांसा की प्रतिमा। तो यहाँ पर जितने भी प्रतिमा बनाई गई थी उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है कांसा की बनाई गई प्रतिमा। चोल कांस्य प्रतिमा संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में से गिनी जाती है। मतलब ये हुआ कि विश्व में जितने भी इस प्रकार की प्रतिमा बनाई जाती है उसमें सबसे बेहतर जो प्रतिमा है वह चोल राजाओं के द्वारा ही भारत में बड़े स्केल पर बनाने का काम चालू किया जाता है। ज्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। भक्त मतलब जो उनकी सेवा पानी करते थे, जो उनकी देखरेख करते थे, उनकी भी बनाई गई थी। क्लास कह रहा है कृषि और सिंचाई। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए विकासों के माध्यम से ही संभव हुई। मानचित्र 2 को देखिए। गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई सारी छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, क्योंकि जब ये निकलती है तो बीच रास्ते में काफी सारी बड़ी मात्रा में आपको नदियां मिल जाती है, और फिर बाद में जाकर के ये बे ऑफ बंगाल में जाकर शामिल हो जाती है। कहता है कि ये शाखाएं बार बार पानी उलझती और उसके किनारे पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती। शाखाओं का पानी कृषि विशेषज्ञ चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता का मुहैया कराना बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसके कारण यहाँ पर अच्छे से खेती हो सके, अच्छे से खेती को बढ़ावा मिल सके। लेकिन तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, और हर 5वीं 6ठी शताब्दी में आकर इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू की गई थी। प्लस यहाँ से क्वेश्चन आता है एक चीज और कि चोल राज्य के अंदर, चोल राजा की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर कृषि की जानकारी कब से मिल जाती है? तो यहाँ पर कृषि की जानकारी जो मिल जाती है वो मिलती है 5वीं शताब्दी और 6ठे शताब्दी के बीच में मिल जाती है। कहता कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था, और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल बनाया जाना था। डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे, और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का विकास करना बहुत जरूरी था। इसी को क्लास हम कहते हैं क्या? इसी को हम कहते हैं यहाँ पर जल संसाधन की व्यवस्था करना, जल संरक्षण करना, या कह सकते हैं आप इसे, क्योंकि इसके माध्यम से बड़े स्केल पर भारत में जलों को बचाने के लिए नहरों का निर्माण किया गया, खेतों का निर्माण किया गया, बावड़ी का निर्माण किया गया। इसके बाद में उनसे क्लास कहता है, क्या कहता है कि एक चोल कांस्य की प्रतिमा दी गई है। अब कह रहा है कि कितनी सावधानी से इसे बनाया गया, अलंकृत किया गया, इस पर गौर कीजिए। ऐसी प्रतिमाएं किस तरह बनाई जाती थी, और ये मायने के लिए कि जानने के लिए कि कहाँ पर ये मिलेगा नहीं मिलेगा, विस्तार जानने के लिए आप चैप्टर को 6 पढ़ सकते हैं, वहां पर आपको जानकारी पूरी तरह से मिल जाएगी। क्लास में एक पॉइंट आ रखा है, कहता है इसमें कि कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए थे। अन्य जगहों पर बारिशों के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर, जिसे कहते हैं लेक, बनाया गया था। लेक बनाया गया बड़े स्केल पर। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम संसाधन का व्यवस्थित रूप से काम करना, इन कामों की देख रेख करना, और ये तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए, कितना पानी किसको मिलेगा, केरला को मिलेगा कितना, तमिलनाडु को मिलेगा कितना, आंध्र प्रदेश को कितना मिलेगा, इसको बंटवारा किया जाए। ज्यादातर नए शासकों, साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इस गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई है। तो यहाँ पर उनको प्रमोट करने, मतलब कि वुमेन एम्पावरमेंट और स्टेट लेवल पर जितनी भी महिलाएं होती हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के काम बड़े स्केल पर किए गए। क्लास कह रहा है कि साम्राज्य का प्रशासन, साम्राज्य का मतलब होता है एक ऐसा देश, एक ऐसा राज्य जिसके अंदर सारे रहने लोग क्या है, प्रजा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रशासन किस तरह संगठित होता है। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, सिंचित खेतों के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांव के समूह को नाडु कहा जाता है। क्लास ध्यान देना, यहाँ पर इस प्रकार के लोगों को हम क्या कहते हैं, नाडु कहते हैं। तो नाडु किसे कहते हैं क्लास? इसको समझने के लिए आप यहाँ समझिए, किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई। इस तरह के गांव में समूह को हमने नाडु कहा। नाडु का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पिछले गलतियों को सुधारता है और आगे बढ़ता है। कहा जाता है कि ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासनिक कार्यक्रम या देखने को मिल जाता है, जहाँ पर ये दोनों के दोनों इस प्रकार के काम को बढ़ावा दे रहे होते हैं।
क्लास कह रहा है कि बेल्लाल, आइए बात करते हैं बेल्लाल के बारे में। तो बेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के नाम काज में अच्छा खासा नियंत्रण हो चुका था, क्योंकि ये हर एक क्षेत्र को बड़े ही आसानी से कंट्रोल मैनिपुलेट कर सकते थे। यहाँ तक उनमें से कई धनी भूस्वामी को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुबदेनलेन, मतलब कि तीन राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला बेलन या किसान कहा गया था। कहता है कि अराइयार अराइया जैसे सुविधाएं दी गई और उन्हें केंद्र में तानापुर शामिल कर लिया गया। इस प्रकार से इसमें इनके प्रभाव देखने को बड़े स्केल पर मिल जाते हैं। क्लास इसी में देखो कह रहा है, क्या कहता है कि हमने देखा कि ब्राह्मणों का समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेव का प्राप्त होता है। अब ये भूमि अनुदान इन लोगों को क्यों मिलता है? क्योंकि ये लोग यहाँ पे क्या करते थे, यज्ञ क्या करते थे। तो यज्ञ में इनको पैसा नहीं, बल्कि यहाँ पर चावल ही इन लोगों को मिला करता था। क्लास ठीक है। क्लास जब हम आगे देखते हैं तो चोलों ने क्या किया, जो अपने साम्राज्य की स्थापना की, तो उसने कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्से में ढेरों ब्राह्मणों बस्तियां उसने अस्तित्व में ले आया और उसके ऊपर उसने शासन करना चालू कर दिया। कहता है कि प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख ब्राह्मण भूस्वामियों में से एक सभा के द्वारा किया गया था। मतलब ये हुआ कि जितना भी बड़ा इलाका था चोला का, चोलों के द्वारा जितने भी छोटे छोटे जो राज थे, उन सभी छोटे छोटे राज्यों का जो शासन था, इन छोटे छोटे क्षेत्रों का जो शासन था, वह शासन एक सभा के द्वारा किया गया था, एक सभा के द्वारा किया गया था। ये सभाएं बहुत ही कुशलता पूर्वक काम करती थी। इसके निर्णय शिलालेख में प्राय मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए गए थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संग भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य निष्पादन किया करते थे। अब ये शासन का काम है, ये शासन का काम कौन कौन से लोग यहाँ पर किया करते थे? तो पहला तो इसमें जो नाम आता है वो है ब्राह्मणों का आता है। जो दूसरा नाम आता है वो आता है व्यापारियों का नाम आता है। तो व्यापारियों ने, ब्राह्मणों ने इस समय के क्षेत्रों को संचालित करने का काम, रेगुलेट करने का काम चालू कर दिया गया था। खास करके देखा जाए तो इन दोनों ही लोगों ने जो यहाँ पर काम को बढ़ावा दिया था, वो काम थे प्रशासनिक कामों को बढ़ावा देने का काम किया था। कहता तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का विस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों के सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बगीचों, मंदिरों इत्यादि के देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां थी। इसमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे, उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे गए थे, जो हम ऊपर के समय में देखे थे किताब के बारे में। हमने कल की क्लास में बात भी किया था विस्तार से। तो इनकी जो किताबें हुआ करती थी, इन्हीं किताबों के अंदर इनके कामों के बारे में, ब्राह्मणों के कामों के बारे में विस्तार से बता दिया गया था। क्लास देखो इसमें कहता है क्या, तो इसमें समझ में ये आ गया कि ये एक साल में दो फसलें की उगाए जाने की बारे में बताने का काम करते हैं। लेकिन ये तभी होता है जब यहाँ पर नहरों का विकास किया गया, यहाँ बड़े स्केल पर नहरों को इस्तेमाल करने का काम चालू किया गया। क्लासेस में देखो आगे कहता है, यदि हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर नाम दिया जाता है क्लास किसका, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं यार। तो हम लोग थे यहाँ पर क्लास। तो क्लास कहता है, इस पे क्या कहता है, इसके आगे साथ साथ कि यहाँ पे मिट्टी के बर्तनों को जानकारी मिल जाती है। इसमें कहता है कि किसी छोटे किसानों को, किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा गया था। मतलब कि जाने के लिए, रहने के लिए, उसके बाद बताने के लिए, इस प्रकार के टिकटों को निकालने का काम चालू किया गया था। अभिलेख और लिखित सामग्री, अब आपको पता है एक चीज खास बात, कि किसी भी राजा के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो जानकारी के प्राप्त करने का जो मुख्य सोर्स था वह था प्रशस्ति था, वह प्रशस्ति थी जिससे जानकारी मिल जाती है। दूसरा होता है अभिलेख होता है, क्योंकि अभिलेखों से जानकारी मिल जाती है। तीसरा होता है इनके समय के सिक्के, क्योंकि सिक्के के ऊपर उस राजा का चिन्ह बना होता है और व्यापार के माध्यम से पता चल जाता है। तो इसके साथ साथ इनका अगला था व्यापार, क्योंकि व्यापार के माध्यम से इनके जानकारी मिल जाती है। इन सभी के साथ साथ एक चीज देखा जाए तो, और वो ये था कि इनकी नीतियां के माध्यम से मिल जाती है। तीसरा इसके साथ कहा जाए तो वो होता है लेखक और कवि।
ये सभी लोग भी राजा के बारे में विस्तार से बताने का काम चालू करते हैं और हम किसी राजा के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें कुछ नाम दिए गए हैं, थोड़ा सा देखें तो कहता है कि अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन ये जानना खास मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12th सेंचुरी की तमिल कृति पेरियार पूर्णम एक उदाहरण है जिसमें उनके बारे में बताने का काम चालू किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि चोलों के बारे में जानकारी का एक मुख्य सोर्स कौन सा है। तो उनका जो मुख्य सोर्स है, तमिल में लिखी गई किताब, इसका नाम है पेरियार पूर्णा है। इसमें बारे में विस्तार से बताया गया है। क्लास इसमें एक और टॉपिक दिया गया है, तांग वंश युग का चीन। कहता है कि चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य की स्थापना हुई जो लगभग 300 सालों तक चलता है। इसकी राजधानी सियांग दुनिया के सबसे बड़े शहर नगरों में से एक था, जहां तुर्की, ईरान, भारतीय, जापानी, कोरियाई आए जाया करते थे। हालांकि चीन का जो शहर था सियान, सियान में कौन कौन से देशों के लोग आया करते थे, तो जो देशों के नाम बताया गया ना वो लिखेंगे, तुर्की, ईरान, भारतीय, जापान और कोरियाई लोगों के लोग यहाँ पर आया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति की गई नौकरशाहों के द्वारा प्रशासन करते थे और परीक्षा में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की ये व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक कायम रहती है। इसको कायम करने का जो काम होता है वो सीसीपी का काम होता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इनके द्वारा इसमें बड़े स्केल पर स्थापना किया गया था। कुआमिन तांग के नाम आपने सुना होगा। कुआमिन तांग के समय से ही इस प्रकार के काम यहाँ पे बड़े स्केल पर देखने को मिल जाते हैं क्लास। तो क्लास ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। चोलों के बारे में कैसा लगा जरूर बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद क्लास।